Welcome guys, this is lecture number 1 of chapter 9 Mechanical Properties of Solids. सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आयरन कितना लोड ले सकता है, कितनी स्ट्रेस डाली जा सकती है, ब्रिज बनाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, एक बिल्डिंग बनाते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा सॉरी एक क्रेन की वायर को सिलेक्ट करते वक्त, क्रेन की वायर्स होती हैं, उन्हें सिलेक्ट करते वक्त आपको किस तरह की बातों का ध्यान रखना होगा, कैसा मटेरियल यूज करना होगा, उसको बहुत मजबूत और फ्लेक्सिबल भी बनाना है। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? मजबूत बनाने के लिए डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा, और डायमीटर बढ़ेगा तो मेटल तो एक रिजिड रोड बन जाएगा, तो वायर फ्लेक्सिबल कैसे रहती है, और इस ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे इस चैप्टर में। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये इस तरह से इंजीनियरिंग के लिए कि उसे एक इंजीनियर को आगे चलकर कैसी बातों का, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ब्रिज बनाते वक्त या इस तरह की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते वक्त सॉरी। तो आइए गाइस इस चैप्टर में बात करेंगे। पिछले चैप्टर्स तक, 8वें चैप्टर तक हम बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, सारी बातें जानी हमने ग्रेविटेशन के बारे में भी, और अब हम 9वें चैप्टर की बात कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। तो क्लास 11th का ये 9वां चैप्टर है और अब सिलेबस बहुत तेजी से खत्म होने की तरफ भी है। तो इस 11th क्लास के इस 9वें चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और इस पहले लेक्चर में बात करेंगे सबसे पहले किस बात की? डिफॉर्मिंग फोर्स की। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स है ये वो एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को चेंज कर देता है। जब आप किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो किसी रबड़ बैंड को स्ट्रेच करने के लिए आपने जो फोर्स लगाया है वही डिफॉर्मिंग फोर्स है। उसने शेप एंड साइज को चेंज कर दिया है इस रबड़ बैंड की। तो a force that changes the shape and size, that changes the shape and size of a body is called deforming force। तो ऐसा फोर्स जो शेप एंड साइज को चेंज कर देता है किसी ऑब्जेक्ट की, ऐसे फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे हम। और जब रबड़ बैंड पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया है और उस डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण उस रबड़ बैंड की लेंथ आपने इंक्रीज कर दी है या किसी स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच कर दिया है, तो वो अपनी शेप में वापस आने के लिए फोर्स लगाने की अगर कोशिश करता है, अगर वो अपनी शेप में वापस आने के लिए फोर्स लगाने की कोशिश करता है, उस फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। उस फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स इज exerted by elastic bodies। ये इलास्टिक बॉडी क्या होती हैं? जो अपनी शेप में आने की कोशिश करती हैं, उन्हें इलास्टिक बॉडी कहा जाता है। रीस्टोरिंग फोर्स इज exerted by elastic bodies to regain its shape and size। तो अपने शेप और साइज को वापस में उसी शेप में, उसी साइज में आने के लिए एक फोर्स जो लगाया है वो रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है।
आपने जो स्प्रिंग पर फोर्स लगाया है, रबड़ बैंड पर जो फोर्स लगाया है, किसी वायर को खींचने में जो फोर्स लगाया है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, उससे लेंथ चेंज हो जाएगी उसकी, लेकिन अपनी लेंथ में वापस, अपने शेप में वापस, अपने साइज में वापस आने के लिए रबड़ बैंड ने या वायर ने या स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया है वो रीस्टोरिंग फोर्स है। छठे चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से आप जानते हैं, स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया तो रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना ज्यादा मैं स्ट्रेच कर रहा हूं उतना ज्यादा वो रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा था, तो आप रीस्टोरिंग फोर्स को पहचानते हैं। अगली बात आती है रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स। आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया, शेप चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई है, अब आप रिलीज करोगे, अगर उसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो वो अपनी शेप को हो सकता है रीगेन करने की कोशिश करे, और रीगेन करने की कोशिश करती है तो ऐसी बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहा जाएगा। जो अपनी शेप को रीगेन करने की एक टेंडेंसी शो करे उसे इलास्टिक बॉडी कहेंगे। अभी तक तो आप ये समझते होंगे कि जो इलास्टिक होता है एक यूज किया जाता है इनरवियर्स में या किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट में या कर्टेन्स में, तो जो इलास्टिक होता है मतलब रबड़ बैंड एक तरह से ज्यादा इलास्टिक है, स्टील इलास्टिक नहीं होगा, क्योंकि शायद अभी तक आपके दिमाग में ये होगा कि फोर्स लगाने पर जो इस तरह से स्ट्रेच हो गया है फिर रिलीज करने पर वापस जा रहा है वही इलास्टिक है, स्टील तो खींचा ही नहीं वापस भी नहीं गया, तो इसलिए वो इलास्टिक नहीं है। पर जानेंगे इस चैप्टर में हम आगे कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, एक स्टील की वायर ज्यादा इलास्टिक है या एक रबड़ बैंड ज्यादा इलास्टिक है, ऐसा जानेंगे हम। तो इलास्टिक बॉडी की बात करी जाए अगर यहाँ पर, तो इलास्टिक बॉडी की बात करी जाए, पहली बात तो इफ अ body regains its original shape and size on the removal of deforming force, in the removal of deforming force, it is said to be elastic body। ऐसी ऑब्जेक्ट को इलास्टिक बॉडी कहा जाएगा। एक ऑब्जेक्ट जो अपनी शेप को रीगेन कर लेती है, स्ट्रेच किया मैंने, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, शेप चेंज हो गई, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया मैंने तो अपनी शेप को रीगेन कर लिया, वापस अपनी शेप में आ गई है, तो वापस अपनी शेप में अगर आ जाती है तो ये एक इलास्टिक बॉडी है, ये एक इलास्टिक बॉडी है। एंड दिस property is called elasticity। और इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट इलास्टिक बॉडी है और इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, रबड़ बैंड, एक रबड़ बैंड की बात करें तो उसे स्ट्रेच किया जाए और रिफॉर्मिंग फोर्स रिलीज करने पर, हटाने पर ये अपनी शेप में वापस आ जाती है। तो एग्जाम्पल है रबड़ की बात करें या बैंड लगा दिया जाए इसके साथ, तो एक रबड़ बैंड की बात की जाए तो ये अपनी शेप में वापस आ जाती है, ये अपनी शेप को रीगेन करने की पूरी कोशिश करती है, और इसीलिए रबड़ बैंड एक इलास्टिक बॉडी है। बिल्कुल सही बात है।
अब बात आई है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की। एक और बात आई है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मतलब जो अपनी शेप को पूरी तरह से 100% रीगेन कर ले, ऐसी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहलाती है। और ऐसी प्रैक्टिकली नहीं हो सकती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम यूज करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, रिलीज करने पर अपनी शेप में वापस आती है, बट 100% अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाती है। 100% अपने शेप एंड साइज को रीगेन नहीं कर पाती है। इसीलिए आप देखते हैं रबड़ बैंड बहुत लंबे यूज के बाद लूज हो जाते हैं। आप सभी बड़े अच्छे से जानते होंगे। और आपके पजामे लूज हो जाते हैं लंबे यूज के बाद में। तो इलास्टिक जो उसके अंदर यूज किया गया है, रबड़ बैंड एक तरह से जो यूज किया गया है, वो बार बार यूज से हर बार वो अपनी शेप को 99.9% रीगेन करने की कोशिश करता होगा, बट 100% नहीं कर पाता होगा। इसलिए लॉन्ग यूज के बाद वो एक्सटेंडेड रह जाता है, एलोंगेटेड रह जाता है, उसकी लेंथ पहले से ज्यादा रहती है और धीरे धीरे अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खोने लगता है। बट कुछ एग्जाम्पल 99.99% जो अपनी शेप को रीगेन कर रहा है, उसे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का नाम दे दिया है मैंने। कहने का मतलब 100% कोई भी नहीं हो सकता है। इलास्टिक बॉडी जो भी अपनी शेप को रीगेन करने की कोशिश कर रही है, थोड़ी सी भी टेंडेंसी शो कर रही है अपनी शेप को गेन करने के लिए, वो इलास्टिक बॉडी है। उसकी इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहेंगे। और जो अपनी इस ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर ले बहुत हद तक, वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। तो a body that regains, a body that regains its original shape and size, original shape and size completely and immediately मतलब on the spot, completely and immediately after the removal of deforming force, is called perfectly elastic body। और भाई प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल सा नहीं है, 100% इलास्टिक नहीं हो सकती है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकती है। फिर भी एक क्लोज एग्जांपल में मैं लिख देता हूं यहां पर कि क्लोज एग्जांपल का मतलब को मैं कह देता हूं, आगे लिख भी दूंगा मैं इसमें। क्वार्ट्ज फाइबर का एक टाइप है। तो क्वार्ट्ज फाइबर 99.99% तक अपनी शेप को रीगेन करने की कोशिश करता है। और इसलिए क्वार्ट्ज फाइबर को मैंने किस में रखा? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल में रखा है। 100% तो ये भी नहीं कर पाता है गेन, इसलिए 100% वाले तो होते ही नहीं हैं। तो ये इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की बात जो हमने जानी है, डेफिनेशन की तरह है इस चैप्टर की, कभी पूछी जा सकती है आपसे। और अब बात आती है जो इलास्टिक नहीं है, तो दूसरा क्या हो सकता था? प्लास्टिक बॉडी में प्लास्टिक बॉडी हो सकती है जो अपनी शेप को रीगेन नहीं करती है भाई, that cannot gain its original shape and size। a body that cannot regain its original shape and size, cannot regain
its original shape and size even after the removal of deforming force हटाने के बाद भी even after the removal of deforming force are called या is called, अब बॉडी की बात कर रहे थे हम, is called प्लास्टिक बॉडी। तो ऐसी ऑब्जेक्ट जो अपनी शेप को रीगेन करने की कोशिश नहीं कर रही है वो प्लास्टिक बॉडी होती है। एग्जाम्पल में च्युइंगम, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं च्युइंगम जो होती है, भाई बच्चे बहुत क्लास में चबाते हैं, तो च्युइंगम की बात करी जाए तो च्युइंगम को अगर क्या किया जाए, चबाने के बाद आप उसे थोड़ा स्ट्रेच करें, अगर खींच दे इस तरह से, तो वो अपनी शेप को रीगेन करने की कोई कोशिश करती ही नहीं है। थोड़ी बहुत कोशिश करती होगी लेकिन अपनी शेप को रीगेन तो नहीं कर पाती है वो। तो च्युइंगम एक प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीथीन एक प्लास्टिक बॉडी है, तो पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक बॉडी होती है, तो पॉलीइथीन आएगा भाई। तो पॉलीथीन जो होती है वो भी एक इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी है सॉरी, वो भी अपनी शेप को रीगेन करने की कोशिश नहीं करती है। और इसी में एक परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी लिखी जाए भाई, तो इसी में एक परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की बात की जाए तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कैसी होती है? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी मतलब जो कोई टेंडेंसी शो ना करे, ऐसी कोई टेंडेंसी शो ना करे अपनी शेप को रीगेन करने की, ऐसी कोई टेंडेंसी शो ना करे कि वो चाहती है कि अपनी शेप को रीगेन करना, थोड़ा सा भी एफर्ट ना लगाए, ऐसी ऑब्जेक्ट को परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहूंगा। ये भी 100% एग्जाम्पल नहीं हो सकता, परफेक्टली प्लास्टिक नहीं हो सकती, परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकती। परफेक्टली प्लास्टिक में लिखिए इफ अ बॉडी डज नॉट शो एनी टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इट इज सेड टू बी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। और एग्जाम्पल इसका जो दिया जा सकता है एक क्लोज एग्जाम्पल पैराफिन वैक्स, वैक्स का एग्जाम्पल है पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स इसका एग्जाम्पल है। और पुट्टी, पुट्टी का मतलब जो दीवारों पे पुट्टी की जाती है, आप एग्जाम्पल आप एड्स भी देखते हैं, तो जो घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए और सरफेस को लेवल का रखने के लिए जो दीवारों पर वाइट पुट्टी की जाती है, वो पुट्टी भी कैसी है? परफेक्टली प्लास्टिक है। दीवार पर एक बार जहां लगा दी गई है उसी शेप में रहेगी, वो सिकुड़ने की ऐसी कोई कोशिश नहीं करती है। तो पुट्टी आप देखते हैं एक एग्जाम्पल है किसका? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का। तो कुछ डेफिनेशंस के साथ मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की है। डीफॉर्मिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगी जिनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, इन पर फोर्स लगाएंगे, इनकी शेप को चेंज करेंगे, कहाँ किसका यूज होगा, कौन अपनी शेप को पूरी तरह से रीगेन करेगा, कौन ज्यादा इलास्टिक है, कौन ज्यादा प्लास्टिक है, ये सब जानेंगे हम इस तरह से इस चैप्टर के अंदर। और आपने फोर्स लगाया है, तो जब आपने फोर्स लगाया है तो आपने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो एक इलास्टिक बॉडी अपनी शेप को वापस गेन करने के लिए, रीगेन करने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा रही है। और रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एग्जांपल देखिए इस तरह से कि मान लीजिए ऊपर किसी रिजिड एक सपोर्ट से, तो किसी रिजिड सपोर्ट से ये इस तरह से एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट के साथ एक वायर को या किसी रबड़ बैंड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक तरफ से टाई करने के बाद लोड अप्लाई किया जाए। तो ये लोड इसके ऊपर अप्लाई किया जाए इस तरह से, तो जब लोड अप्लाई किया जाएगा
तो जब लोड यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, मतलब ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है, तो इसका जो वेट है वो mg है। तो लोड का मतलब है फोर्स, लोड का मतलब एक तरह से क्या है, फोर्स। तो ये जो वायर है ये सिलेंड्रिकल टाइप है, इस तरह से पेन की तरह मानी जा सकती है। तो ये जो वायर थी ये सिलेंड्रिकल है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा, ये फोर्स जो लगाया गया है वो किस एरिया पर लगाया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए पर लगाया गया है। तो इस तरह से कोई वायर है, तो इस पर जो लोड डाला गया है, जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये पाई आर स्क्वायर वाला जो एरिया है, ये इसका जो पाई आर स्क्वायर वाला एरिया है, इस एरिया पर मैंने फोर्स लगाया, तो इस ऑब्जेक्ट ने ऊपर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगाया। रीस्टोरिंग फोर्स लगाया है, तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को ही स्ट्रेस कहेंगे। स्ट्रेस का मतलब है ये जो रीस्टोरिंग फोर्स लगाया गया था, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स लगाया है इस वायर ने या रबड़ बैंड ने, डिवाइडेड बाय एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला, ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है, सिंपल फोर्स कहूं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। सेकंड चैप्टर में जब हम पढ़ते थे स्ट्रेस और प्रेशर, स्ट्रेस और प्रेशर के डायमेंशन सेम लिखते हैं, यूनिट्स को सेम लिखते हैं, फिर ये अलग अलग नाम क्यों है, जो आपने अप्लाई किया है इस तरह से। प्रेशर की बात हम कहीं भी करते थे हर जगह, जो इंटरनल फोर्स यानी जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, ये लोड जो है ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, वायर की लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करता है। वायर अपनी लेंथ में ओरिजिनल बनी रहने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स जो लगाएगी, वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहा जाता है। तो इसलिए स्ट्रेस में लिख लीजिएगा आप भाई, स्ट्रेस में लिख लीजिएगा इट इज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बॉडी। तो स्ट्रेस में लिखिएगा इट इज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी। तो ये स्ट्रेस की डेफिनेशन बनती है। स्ट्रेस की एसआई यूनिट्स पूछी जाएंगी हमसे, तो स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए, फोर्स न्यूटन में होगा, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट्स बनती हैं पास्कल। इस एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी लिखा जा सकता है। पास्कल भी स्ट्रेस की यूनिट है फोर्स की तरह, फोर्स की यूनिट भी है पास्कल और स्ट्रेस सेम है। डायमेंशंस की बात आती है, फोर्स mlt-2 होता है, एरिया से डिवाइड करूंगा तो ml-1 t-2। डायमेंशंस भी वही हैं जो प्रेशर के डायमेंशंस होते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो समझेंगे बात को, हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो है यानी सिंपल फोर्स अपॉन एरिया को स्ट्रेस कहा जाता है। फोर्स अपॉन एरिया को स्ट्रेस कहा जाता है। एसआई यूनिट्स भी बताई है मैंने आपको, एसआई यूनिट्स बताई है मैंने आपको, इसके डायमेंशंस भी बता दिए हैं आपको। अब स्ट्रेस लगाई है आपने, तो स्ट्रेस अप्लाई करने पर चेंजेस आएंगे। स्ट्रेस का मतलब है स्ट्रेस लगाने पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेंथ में चेंज किया जा सकता है, वॉल्यूम में चेंज किया जा सकता है, शेप में चेंज किया जा सकता है। तो इन सब के लिए टाइप्स हो गए हैं। स्ट्रेस कई टाइप्स की होती है। पहला टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। पहली स्ट्रेस का नाम है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस।
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को ही टेंसाइल स्ट्रेस भी कहा जा सकता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को ही टेंसाइल स्ट्रेस भी कहा जा सकता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होती है या टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है? अगर स्ट्रेस ने लेंथ में चेंज किया है, जो स्ट्रेस आपने अप्लाई की है, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, उसने रिस्टोरिंग फोर्स लगाया है, फोर्स अपॉन एरिया क्या बन गई है? स्ट्रेस बन गई है। इस स्ट्रेस ने अगर लेंथ में चेंज किया है तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है। तो ये मैं आपको बता दूं, इस तरह से आप ये कहेंगे कि if the stress causes increase in length, if the stress causes increase in length, it is said to be longitudinal stress। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस किस तरह की स्ट्रेस है? अगर स्ट्रेस जो लगाई गई है वो लेंथ में चेंज लाती है तो ऐसी स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहेंगे। बहुत सिंपल है, किसी वायर पर जो लोड डाला गया है, क्रेन ने क्या किया है? एक गाड़ी को उठा लिया है, एक गाड़ी को या किसी भी बड़ी सी ऑब्जेक्ट को उठाया है, तो जो वायर्स पर स्ट्रेस है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है। वायर्स स्ट्रेच हो जाएंगी, खिंच जाएंगी लेंथ में, वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहलाती है। तो वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहलाती है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अगर कहलाती है, फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं आएगा भाई। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस फॉर्मूला तो फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगा। लेंथ में चेंज लाती है अगर स्ट्रेस, तो वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है। यूनिट्स वही रहेंगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट्स या पास्कल रहेगी, और डायमेंशन सेम रहेंगे, प्रेशर वाले ml-1 T-2 रहेंगे। यहाँ पर अगर लेंथ में डिक्रीमेंट किया है, अगर लेंथ डिक्रीज कर देती है तो कंप्रेशनल स्ट्रेस कहेंगे। कंप्रेशनल स्ट्रेस कहेंगे। अगर मान लो इस तरह से स्ट्रेस अप्लाई की जाए कि डिक्रीज करे लेंथ को, इस पेन को, इस मार्कर को प्रेस किया जाए इस तरह से कि मैं इसकी लेंथ को डिक्रीज करना चाहता हूं, तो ये कंप्रेशनल स्ट्रेस कहलाएगी। तो डिक्रीज इन लेंथ, शॉर्ट में लिख देता हूं भाई, डिक्रीज इन लेंथ में अगर लेंथ को डिक्रीज करने का प्रयास कर रही है तो ये स्ट्रेस क्या कहलाती है? कंप्रेशनल स्ट्रेस कहलाती है। तीसरी स्ट्रेस की बात करी जाए तो तीसरी स्ट्रेस की बात करी जाए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब है अगर स्ट्रेस वॉल्यूम में चेंज लाती है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिएगा इस तरह से कि इफ अ स्ट्रेस causes change in volume of a body, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, जब चारों तरफ से एक जैसा फोर्स, एक जैसी स्ट्रेस लगाई जाती है तो वॉल्यूम में चेंज आता है, तब उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहेंगे। जैसे किसी बैलून के अंदर हवा भरने पर उसका साइज बढ़ गया है, या उसे प्रेस करने पर चारों तरफ से उसका साइज घटा दिया जाए, ऐसी स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं, जो वॉल्यूम में चेंज लेकर आती है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया ही होगा, कोई नई बात नहीं है। चेंज इन वॉल्यूम लाई है, अगर वॉल्यूम में चेंज लाई है तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। अगर लेंथ में चेंज लाया गया है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, या टेंसाइल स्ट्रेस भी उसे कह देंगे। अगर लेंथ डिक्रीज करी है तो कंप्रेशनल स्ट्रेस कह सकते हैं। अगर वॉल्यूम में चेंज आया है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहेंगे उसे। और
अगर शेप में चेंज आता है, अगर शेप में चेंज आता है तो शियरिंग स्ट्रेस कहेंगे। शेप में चेंज आता है तो शियरिंग स्ट्रेस कहेंगे। फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा, कितना फोर्स लगाया डिवाइडेड बाय कितने एरिया पर लगाया तो उसे शियरिंग स्ट्रेस कहेंगे। और वैसे आप लिख लीजिएगा, अ स्ट्रेस दैट चेंजेस द शेप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस। शेप किस तरह से, फॉर एग्जांपल एक क्यूब की बात कर लीजिए। फॉर एग्जांपल एक क्यूब कंसीडर किया जाए इस तरह से, तो एक क्यूब को कंसीडर किया जाए इस तरह से, और इस क्यूब का जो बेस है, इस क्यूब का जो बेस है वो फिक्स कर दिया गया है। मान लीजिए एक क्यूब का जो बेस है वो फिक्स कर दिया गया है, मान लो। तो ये बेस को मैं फिक्स कर देता हूं, मान लो इस तरह से। मान लीजिए ये कोई गत्ते का बना हुआ, कार्डबोर्ड से बना हुआ एक क्यूब है और इसके बेस को फेविकोल से फ्लोर पर चिपका दीजिए भाई। अगर इसका बेस चिपक गया, अगर आप एक साइड से इसे पुश करने की अब कोशिश करें, अगर आप एक साइड से इसे, मान लो इस वाले फेस पर, ये जो फेस है इसका, मैं इस वाले फेस पर, ये वाला जो फेस है इसका इस तरह से, इस वाले फेस पर, इस वाले फेस पर इस तरफ से एक फोर्स, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए। मैंने एक F फोर्स इस वाले फेस पर लगाया है, तो एरिया सिर्फ इसी वाले फेस का लिया जाएगा। मैंने ये फोर्स पूरे एरिया पर नहीं लगाया है भाई। इस वाले फेस पर एक स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल बनेगा। अगर ये एक क्यूबॉइड है तो रेक्टेंगल हो सकता है, ये क्यूब है तो स्क्वायर होगा। तो ये जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है इस तरफ से, तो इस एरिया पर मैंने अप्लाई किया है, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस बनेगी। और ये स्ट्रेस क्या चेंज लेकर आएगी, इस स्ट्रेस के कारण, इस स्ट्रेस के कारण जो है वो ये बेस तो अपनी जगह से मान लो हिला ही नहीं, और ये जो फेसिस हैं, ये जो फेसिस हैं इसके, ये थोड़े से इस तरह से झुक जाएंगे। तो ये जो नई शेप बन जाएगी इसकी एक तरह से, ये एक साइड से झुक जाएगा इस तरह से, मतलब इसके ये जो फेसिस हैं ये पैरेलल रहेंगे और ये टेढ़े हो गए इस तरह से है। तो ये शेप में चेंज लाए हैं हम इस तरह से। तो ये शेप में चेंज लाए हैं कि इसका ये वाला जो फेस था वो फेस कुछ थीटा एंगल पर शिफ्ट हो गया है। तो ये इसका जो फेस है वो कुछ थीटा एंगल पर क्या हो गया है, झुक गया है इस तरह से। तो शेप में चेंज आया है, और ऐसे चेंज आने पर हम इसे क्या कहेंगे, शियरिंग स्ट्रेस कहेंगे। ये जो स्ट्रेस आपने अप्लाई की है, इस स्ट्रेस ने शेप में चेंज किया है, हम इसे शियरिंग स्ट्रेस कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया है, और उसके बाद मैंने आपको क्या किया, 4 तरह की स्ट्रेस बता दी। मेनली 3 तरह की है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो लेंथ में चेंज लाएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो वॉल्यूम में चेंज लाएगी, और शियरिंग स्ट्रेस जो शेप में चेंज लेकर आती है। 3 तरह की स्ट्रेस होती है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं। तो नाम इनके कई हो सकते हैं। फॉर्मूला सभी का फोर्स अपॉन एरिया है। तो ये टाइप्स किस बिहाफ पर बनाए गए हैं कि स्ट्रेस कैसा चेंज लेकर आती है, इस बिहाफ पर बनाए गए हैं, इस बिहाफ पर बनाए गए हैं अलग अलग टाइप्स के। लेंथ में चेंज लाती है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, वॉल्यूम में चेंज लाती है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, शेप में चेंज लाती है तो शियरिंग स्ट्रेस है। अब इसके बाद बात आई है एक और नई प्रॉपर्टी है, और एक और नई टर्म है स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन की बात करी जाए, अब जब स्ट्रेस अप्लाई करोगे, जब आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे यानी आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो शेप में चेंज आएगा। स्ट्रेस कितनी अप्लाई करी है इस पे डिपेंड करता है कि शेप में कितना चेंज आएगा, और शेप में कितना चेंज आया है ये बात स्ट्रेन से पता चलती है।
भाई लेंथ, अगर मान लो स्ट्रेस अप्लाई कर कर मैंने एक वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया है, तो लेंथ में कितना चेंज आया है वो चेंज कहलाता है चेंज इन डायमेंशंस। अगर आपने लेंथ में चेंज किया है तो लेंथ का चेंज देखा जाएगा, अगर आपने वॉल्यूम में चेंज किया है तो वॉल्यूम के चेंज की बात करेंगे, आपने शेप में चेंज किया है तो शेप की बात करेंगे। तो चेंज इन डायमेंशंस, स्ट्रेस अप्लाई करने से कितना चेंज आया डायमेंशंस में, और डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू बात करेंगे ओरिजिनल डायमेंशंस के। ओरिजिनल डायमेंशंस कितने थे, तो स्ट्रेस अप्लाई करने पर डायमेंशंस में चेंज अगर आता है, स्ट्रेस अप्लाई करने पर डायमेंशंस में अगर चेंज आता है, तो डायमेंशंस में चेंज आने के कारण जो कितना चेंज आया है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, इसे कहेंगे स्ट्रेन। तो इसे कहा जाता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्योंकि ऊपर भी डायमेंशन लेंथ में चेंज आया है, तो डिवाइड में भी लेंथ होगी ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसीलिए स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन यूनिट लेस होता है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। स्ट्रेन की कोई यूनिट्स नहीं होती हैं, स्ट्रेन के कोई डायमेंशंस भी नहीं होते हैं, इसकी कोई यूनिट्स नहीं है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं है। इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि क्योंकि स्ट्रेस जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रेस तीन तरह की हो सकती है, लेंथ में चेंज लाने वाली लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और वॉल्यूम में चेंज लाने वाली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और शेप में चेंज लाने वाली शीयरिंग स्ट्रेस। तो इसीलिए स्ट्रेन भी तीन तरह के हो सकते हैं। लेंथ में चेंज आया है तो कितना चेंज आया है ये जानने के लिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर है चेंज इन लेंथ। अगर एक वायर को हम खींचने की कोशिश करें, एक रबड़ बैंड को स्ट्रेच करने की कोशिश करूं, तो लेंथ में कितना चेंज आया है, डेल्टा एल लिख दिया अभी मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ करूंगा, L2 माइनस L1 करूंगा, तो चेंज इन लेंथ पता चलेगा आपको। चेंज कितना आया लेंथ में, और वायर की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, इस रेशियो को कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, यूनिटलेस तो होना ही था भाई इस तरह से। नंबर 2 बात, वॉल्यूम में अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाऊंगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, और इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करी जानी चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करी जानी चाहिए। वॉल्यूम में कितना चेंज आया, डेल्टा वी, और अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी, वी, इसे कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दूसरी तरह की होगी। तीसरी बात थी शियर स्ट्रेन में। शियरिंग स्ट्रेस जब लगाई थी, शियरिंग स्ट्रेस जब हमने अप्लाई करी तो शेप में चेंज आया, वो क्यूब थीटा एंगल पर झुक गया इस तरह से। तो थीटा एंगल पर अगर झुक गया है तो शियरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा, शियरिंग स्ट्रेन मतलब शेप में चेंज आई थी तो थीटा की टर्म्स में जानेंगे कि कितने एंगल पर वो टेढ़ी हो गई है इस तरह से, तो थीटा बताएगा कि शेप में क्या चेंज आया, और एंगल भी तो डायमेंशनलेस होता है। तो तीन तरह के स्ट्रेन है भाई, क्योंकि तीन तरह की मेनली स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। चेंज कितना आया डायमेंशन में, ओरिजिनल स्ट्रेन कहलाता है, डायमेंशनलेस है। फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस कहलाता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अप्लाई करी तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन देखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाई तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखेंगे, और शियरिंग स्ट्रेस लगाई तो शियर स्ट्रेन देखेंगे। इतनी बातें जानी आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में इन्हीं डेफिनेशंस के साथ खत्म करेंगे, और अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ इसके और भी कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, समझेंगे।
तो ये चैप्टर बड़ा मजेदार है, ये चैप्टर बड़ा आसान है, इसके न्यूमेरिकल्स बड़े इजी हैं और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सभी न्यूमेरिकल्स को, सारी चीजों को जानेंगे हम इसमें। आप लेक्चर वाइज लेक्चर पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, टेस्ट अटेम्प्ट करते जाइए, जल्दी ही एमसीक्यू होगा आपका इसी पर बेस्ड। थैंक्स गाइस।